अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आई होप आप लोग तैयारी कर रहे हैं। एक आपको जो है ना मैंने कहा था एक रिवीजन सी भी हो जाएगी, और ये चैप्टर 5 की जो एक्सरसाइज जो है मुकम्मल तौर पे एनर्जी की नहीं हो सकी थी, तो मैंने कहा आपसे दोबारा कर लूँ। आखिरी आखिरी दिन है, आप लोग एक दफ़ा कोशिश करें अगर इसको एक दफ़ा फिल इन दी ब्लैंक्स, और ये जो हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और इसमें जो है ना ट्रू फॉल्स वाला क्वेश्चन जो हैं, इनको एक दफ़ा आप ज़रा एहतियात से देख लें। और जो बाकी वाले आंसर्स हैं ब्रीफ वाले और डिटेल वाले, अभी आपके पास दिन नहीं है, तो आप इसको कोशिश कीजिएगा वीडियोस को मुकम्मल तौर पे देख लें। पहले ट्रू फॉल्स वाले बेशक अपने पास नोट कर लें। अगर आप नोट करना चाहें तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर आपके पास 2-3 घंटे अगर आप लगाएं तो इनको लिख लें अगर, तो ये आपका चैप्टर फुली तैयार हो जाएगा। इससे इस आपका पूरा चैप्टर ये वाला जो है ना पूरा पूरा तैयार हो जाएगा। अगर 2 से 3 घंटे आप लगाएंगे इस पूरी जो मैं आपको वीडियो करके दूंगा, ये थोड़ी सी ज़रा लंबी होगी, इतनी लंबी नहीं होगी, मगर है कि अगर आप इसको खुद लिख लेंगे तो आपको देखना कितनी आसानी हो जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट। फिल इन द ब्लैंक्स। व्हेन ए लार्ज नंबर ऑफ सोलर सेल्स आर कंबाइंड दे फॉर्म। देखो बड़ा सिंपल सी बात है ना, आपने देखा होगा छतों पे जो है ना सोलर पैनल्स लगे हुए होते हैं, उसके अंदर क्या होते हैं काफ़ी सारे सोलर सेल्स लगे हुए होते हैं, ठीक है। तो वंस व्हेन ए लार्ज नंबर ऑफ सोलर सेल्स आर कंबाइंड दे फॉर्म अ सोलर पैनल। वो क्या बन जाते हैं? सोलर पैनल बन जाते हैं। डैश इज ए सॉलिड फॉसिल फ्यूल फॉर्म फ्रॉम प्लांट्स मेन्स। सबसे जो अच्छा जो आपकी बुक में मैंशनड है ना, कि एक जो सॉलिड फॉसिल फ्यूल है वो जो कि प्लांट्स की रिमेन्स से रह जाता है, लकड़ी से जो बन जाता है, वो व्हाट इज़ दैट? दैट इज़ कोल। ठीक है, कोल इज़ अ सॉलिड फ्यूल फॉर्म फ्रॉम प्लांट रिमेन्स। A football moves when kicked because of what? Because of the mechanical energy. इधर जगह कम थी तो मैंने इसलिए इधर लिख दिया, इट मैकेनिकल एनर्जी की वजह से फुटबॉल जो है इट मूव्स। हीट फ्लोज बिटवीन ए हॉट ऑब्जेक्ट एंड ए कोल्ड ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ देयर डिफरेंस इन दोनों की चीज़ों में क्या होता है? हॉट और कोल्ड में टेम्परेचर का डिफरेंस होता है। सो इट जो हीट फ्लोज बिटवीन हॉट ऑब्जेक्ट एंड द कोल्ड ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ देयर डिफरेंस इन टेम्परेचर। ठीक है ना जी। द वायर्स यूज इन सर्किट शुड बी, वायर्स शुड जो होती हैं सारी आपस में इनको क्या होना चाहिए? कनेक्ट हुआ होना चाहिए। दैट इज़ दे शुड हैव नो ब्रेक्स बीच में, वरना फिर सर्किट जो है मुकम्मल नहीं होता। वायर्स यूज इन सर्किट शुड बी कनेक्टेड। ठीक है, कोई भी आपस में कनेक्टेड नहीं होगी तो फिर ये कभी भी आपका अच्छा नहीं हो सकता। ये चूज़ द करेक्ट आंसर्स। मैंने ये आई होप आप लोगों को ये समझ आ गए हैं। समझ के करने हैं तो थोड़ा आसानी हो जाएगी। इनको याद भी रखें, इनको अगर हो सके तो नोट भी कर लें। चूज़ द करेक्ट आंसर्स। बी जो पार्ट है, व्हाट काइंड ऑफ एनर्जी इज़ लाइटनिंग? व्हाट काइंड ऑफ एनर्जी इज़ लाइटनिंग? इलेक्ट्रिकल, केमिकल या मैकेनिकल? भाई सीधी सीधी बात है, लाइटनिंग एनर्जी जो है ये इलेक्ट्रिकल है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है ना इससे बनती है। आसमान पे भी जो लाइटनिंग होती है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहलाती है। ठीक है, सो हम इसको इलेक्ट्रिकल को टिक करेंगे। व्हेन अ टेबल लैम्प इज स्विच्ड ऑन, व्हाट एनर्जी ट्रांसफर टेक्स प्लेस? केमिकल टू मैकेनिकल, मैकेनिकल टू केमिकल, और इलेक्ट्रिकल टू लाइट। देखें बड़ा सिंपल सी बात है। हम टेबल लैंप जो है हम स्विच ऑन करने का मतलब होता है कि हम इसको कनेक्ट कर रहे हैं किससे? इलेक्ट्रिसिटी से, और हम उससे हासिल क्या करना चाह रहे हैं? लाइट। सो ये इलेक्ट्रिकल से क्या हो जाएगी? लाइट। ये वाला ठीक होगा हमारा। ठीक है, ये क्या हुआ? व्हाट एनर्जी ट्रांसफर हुआ है? इलेक्ट्रिकल से ये लाइट में एनर्जी ट्रांसफर हुआ है। विच वन ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स विल कॉज शेडोज टू फॉर्म व्हेन द सन शाइन्स ऑन इट? ग्लास विंडो, अ ग्लास जग और ए प्लांट। देखिए ग्लास विंडो जो है वो ट्रांसपेरेंट होती है, ग्लास जग भी ट्रांसपेरेंट होता है, सो इनमें से शेडो तो कभी भी नहीं बनेगा। ठीक है, प्लांट जो होता है वो ओपेक होता है। ओपेक जो होते हैं वो क्या करते हैं? वो फॉर्म करते हैं शेडोज। सो ओपेक थिंग्स दे फॉर्म शेडोज। सो प्लांट इज ओपेक, सॉलिड होता है ये, तो इसका एक शेडो होगा। ठीक है, वट आर यू मोस्ट लाइकली टू हेयर एन इको? इन ए बेडरूम, इन ए पार्क और वॉकिंग अंडर अ ब्रिज। देखें अगर तो बेडरूम होगा ना बड़ा, अगर यहाँ पर लगा होता ना, लिखा होता ना लार्ज बेडरूम, तो मैं कहता भाई ये जो इको है वहाँ पर होगी। इनफैक्ट इको जो है ना, इको क्या होता है कि जब हम बोलते हैं और दूर से टकरा के कोई चीज़ आएगी वापस, आवाज़ वापस आएगी, तो उसको जो है हम कह सकते हैं कि जी ये इको है। अगर कोई बेडरूम हुआ तो उसमें, अगर पार्क हुआ, पार्क के इर्द गिर्द बहुत ऊंची ऊंची दीवारें हुई, तब भी हो सकता है। या अगर इफ़ यू आर वॉकिंग अंडर अ ब्रिज,
तो मैंने देखा है कि ब्रिजेस वगैरह जो होते हैं ना, उनके दरमियान के बीच में नीचे से जब गुजरते हैं तो बड़े बड़े ब्रिज के नीचे दीवारें बनी हुई होती हैं दोनों तरफ उसके, तो उसमें भी इको आती है। तो आई मोस्ट लाइकली वी आर, ये हम ये कहेंगे कि इट इज़ वॉकिंग अंडर द ब्रिज। अगर बेडरूम अगर लिखा होता है ना लार्ज बेडरूम, तो मैं कहता है ये लार्ज बेडरूम है। अगर पार्क भी लिखा होता है एनक्लोज्ड अगर पार्क होता है तो उसमें इको आती, जबकि वॉकिंग अंडर द ब्रिज विल बी मोस्ट लाइकली इन तीनों में से। ठीक है। State whether each sentence is true or false. Fossil fuels are a source of clean energy. I don't think so. फॉसल फ्यूल्स जो होते हैं इनसे धुआं क्रिएट होता है और उसमें पोल्यूशन बनती है। देखें, इससे बहुत ज़्यादा कार्बन की एमिशन होती है। मिसाल के तौर पे फॉसल फ्यूल्स लकड़ी जलाते हैं, कोल जलाते हैं, पेट्रोल जलाते हैं, ये सारे फॉसल फ्यूल्स हैं। इनसे क्या होता है कि कार्बन की बहुत ज़्यादा एमिशन होती है और क्या पोल्यूशन होती है। सो दे आर नॉट ए वेरी क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी, सो दिस इज़ फॉल्स। ठीक है जी। बैटरीज दे स्टोर केमिकल एनर्जी एंड कन्वर्ट इट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, बिल्कुल ठीक है, ट्रू है ये। लाइट डज नॉट ऑलवेज ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन, इनफैक्ट ये गलत है। लाइट हमेशा ट्रैवल करती है स्ट्रेट लाइन में ही। जब आपने देखा है रेरिफ्रैक्शन जिसको बोलते हैं, जैसे आपने वो उसमें पढ़ा होगा इसमें बुक के चैप्टर में, कि जब वो पानी के ड्रॉपलेट्स में से गुजरती है तो लाइट स्ट्रेट रहती है, उसमें कलर्स जो है ना वो अलग अलग हो जाते हैं, इसलिए हमें नज़र आता है कि ये कलर्स बेंड हो गए हैं लाइट के, मगर ये लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही ट्रैवल करती है। ठीक है। द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ट्रू। साउंड नीड्स अ मीडियम लाइक एयर, वाटर और सॉलिड टू पास थ्रू इट, यस दिस इज राइट। मीडियम उसको ज़रूरी होता है। इवन सॉलिड जो है, आपका लोहे का एक खंबा है या कोई चीज़ है, तो डम डम मारेंगे तो उससे परी तरफ दूर अगर जाके आप लगाएं ना कान, तो उसमें भी सॉलिड से भी पास कर जाती है, एयर से भी पास कर जाती है। ठीक है। और वाटर से भी पास कर जाती है। देखें, वो इसको बोलते हैं जो इवन जो जो होती हैं वेल्स वो अपने उसमें एक दूसरे को कॉल करती हैं पानी के अंदर ही, वो अपनी जो आवाज़ निकालती हैं, शरीक जिसको बोलते हैं। सो एक मीडियम चाहिए होता है इसके लिए, एंड वी विल से दिस इज़ ट्रू। आंसर इन ब्रीफ, ओके। अभी घबराना इसमें नहीं है। आंसर्स मैंने बड़े सिंपल करके अगर आप चुप करके आराम से इसको एक दफ़ा या दो दफ़ा सुन लेंगे और अगर लिख लेंगे तो बहुत ही अच्छी बात है। पॉज करें वीडियो को, जो मैंने लिखा हुआ होगा एंड पे उसको लिख लें। अगर ये बहुत ही इजी सवाल हैं, बड़े इजी हैं, अगर आपने थोड़ा सा घबराए बगैर सुनना है तो ये इंशाल्लाह आप ठीक आप कर लेंगे। ठीक है। हाउ आर फॉसिल फ्यूल्स फॉर्म्ड, ये तो आपको पता है कि फॉसिल फ्यूल्स ये होते हैं कि जी जो भी चीज़ें ज़िंदा रही होती हैं जब वो मर जाती हैं ना, कोई भी चीज़, इंसान हो या जानवर हो या कोई जो भी किसी किस्म की ऑर्गेनिजम्स हो, वो अगर ज़िंदा कभी जो रही होती हैं, वो जब मरती हैं और ज़मीन के अंदर दबी रहती हैं, तो उनसे क्या बन जाते हैं, आस्ता आस्ता दे आर कन्वर्टेड इनटू फॉसिल फ्यूल्स। ठीक है। सो वील से आंसर इसका क्या होगा। क्वेश्चन क्या है, हाउ आर दी फॉसिल फ्यूल्स फॉर्म्ड, तो इसका आंसर विल बी fossil fuels are formed from the remains of plants, animals, and other organisms that died millions of years ago and are buried deep into the earth. अच्छा, इसको अगर आप चाहें तो इसको सिंपल भी कर सकते हैं। सिंपल आपको एक बात ये याद रखनी कि दे आर फाउंड बाय द रिमेन्स ऑफ द प्लांट्स, एनिमल्स एंड अदर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है जी। अगर आप आगे वाला लिखना चाहें कि दैट डाइड मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो एंड आर बरीड डीप इनटू द अर्थ, तो बहुत अच्छा आंसर होगा। अगर आप ना भी लिखें तो ये भी काफ़ी होगा कि फॉसिल फ्यूल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ द प्लांट्स। ठीक है। तो अगर आपने समझना है, समझ लेंगे तो इंशाल्लाह आपको करना भी आसान हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं हम, डिफाइन केमिकल एनर्जी, गिव एग्जांपल्स ऑफ केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी और उसकी एग्जांपल्स हम देखते हैं। ठीक है। आंसर क्या है जी, केमिकल एनर्जी इज स्टोर्ड इन केमिकल कंपाउंड्स, बैटरीज, आवर फूड एंड पेट्रोल आर द एग्जाम्पल ऑफ केमिकल एनर्जी। देखें, जो हम खाना खाते हैं ना, इसके अंदर भी केमिकल एनर्जी होती है, जो कि वो अंदर जो मैदे में जाके मुख्तलिफ केमिकल्स बनाता है और उससे हमें एनर्जी मिलती है और हम जो है मूव कर सकते हैं, काम कुछ कर सकते हैं। हम हमारी मैकेनिकल एनर्जी या ब्लड की एनर्जी, जो सारी एनर्जीज़ हमारी जो है ना खाने से मिलती हैं। पेट्रोल डालते हैं जब गाड़ी में, तो केमिकल एनर्जी जो है ये क्या होती है कि वो हो जाती है, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। बैटरीज़ में क्या होता है कि उसमें केमिकल्स मुख्तलिफ डाले होते हैं, जिससे वो क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है। ठीक है जी। हमने ये मिसाल भी दे दी। ओके, अब आते हैं हम कि व्हाट आर रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी
वाई आर रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी कॉल्ड ग्रीन एनर्जी। अच्छा, रिन्यूएबल सोर्सेज आपको तो पता ही है ना, वो सोर्सेज होते हैं कि जिनको बार बार यूज़ किया जा सकता है। बार बार यूज़ करने से क्या होगा कि हमें फालतू चीज़ें और मज़ीद नहीं चाहिए होंगी, वही सोर्स जो दोबारा 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 हम यूज़ करते जा रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि हमारा जो सोर्स है वो बचा रहेगा और हमें नए सोर्सेज नहीं चाहिए होंगे। जब नए सोर्सेज नहीं चाहिए होंगे तो इसका मतलब है हमारे पुराने सोर्सेज बचे रहेंगे। मिसाल के तौर पे अगर हम लकड़ियों को अगर जलाना शुरू करें बहुत ज़्यादा रफ्तार से, तो वो क्या होता है कि अगर हम थोड़े थोड़े जलाते रहें ना, तो फिर तो दरख्त दोबारा उगते रहते हैं और हमें एनर्जी मिलती रहती है। अगर हम बहुत ज़्यादा जलाना शुरू कर दें तो क्या होता है कि वो ख़त्म होने लग जाती हैं। ठीक है, तो हम इनको ज़रा देखते हैं कि डिटेल में, हम थोड़ा सा डिटेल में क्या है कि आंसर क्या है। रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन विदाउट द एडिशनल यूज ऑफ नेचुरल एनर्जी। ठीक है, दे आर कॉल्ड ग्रीन एनर्जी बिकॉज दे हेल्प टू प्रिजर्व द ग्रीनरी ऑफ द अर्थ। अच्छा, देखिए अगर हमने अर्थ को ना ग्रीन रखना है ना, हमने उसमें प्लांट्स हम चाहते हैं ख़त्म ना हो, या हम बहुत ज़्यादा गंद कर देंगे तब भी हमारे दरख्त उगना बंद हो जाएंगे। तो उसकी वजह से जो है ना रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो है ये हमारी हेल्प करते हैं कि एक तो हमारे दरख्त वगैरह नहीं कटते, और दूसरा ये है कि दोबारा दरख्तों के उगने के लिए जगह रहती है। ठीक है, हम पोल्यूशन नहीं फैला रहे होते। सो दे आर कॉल्ड why renewable sources of energy are called green energy. Renewable sources of energy can be used again and again without any additional use of a natural energy. They are called green energy because they help to preserve the greenery of the earth. ये बहुत अच्छा आंसर होगा अगर आप लिखते हैं, पूरे 100% इस आंसर में आपके इसमें जो मार्क्स आने चाहिए। ठीक है, अब अगर आप ये वाला अगर लिख लें, एक दफ़ा अगर लिख के देख लेंगे तो बहुत ही आसानी हो जाएगी, वरना इसको 2-3 दफ़ा पढ़ लीजिएगा। ठीक है, एक्सप्लेन द लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। आंसर, लॉ तो ये है भाई कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। एनर्जी कैन ओनली चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। दिस इज़ कॉल्ड द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बड़ा सिंपल सा है जी। लॉ तो ये है कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। तो हम एक्सप्लेन इसका क्या कह रहे हैं कि जी हम कह रहे हैं कि एनर्जी को ना तो हम कर सकते हैं क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, हम कहते हैं कि एनर्जी को सिर्फ चेंज कर सकते हैं फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। दिस इज़ कॉल्ड द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बड़ा सिंपल सा है। ठीक है, अब आ जाता है हाउ इज साउंड प्रोड्यूस्ड, व्हाट इज़ रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ साउंड। देखिए साउंड जो है ना वो किसी भी चीज़ का आगे पीछे करके यानी हिलाने से, जैसे ज़बान का ऊपर नीचे कर रहे हैं तो इससे, या किसी एक आप किसी तेज़ तेज तेज एक जगह से दूसरी जगह, फिर दूसरी जगह से वापस इस तरह जैसे पंखा या कोई ऐसी चीज़ जब हिलाएंगे तो क्या बनेगी, साउंड। तो यानी इसको हम क्या कहते हैं, ऐसे करने को हम बोलते हैं वाइब्रेट करना। आंसर क्या है, ऑल साउंड्स आर क्रिएटेड बाय द वाइब्रेशंस। ठीक है, ए सोर्स, मीडियम एंड अ रिसीवर आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस, ट्रैवल एंड डिटेक्ट द साउंड। ठीक है, सोर्स किस लिए ज़रूरत होता है कि जी सोर्स जो है प्रोड्यूस करता है साउंड को, मीडियम किस लिए ज़रूरत होता है कि ट्रैवल करता है उसके ज़रिए, और रिसीवर किस लिए ज़रूरत होता है कि वो साउंड को सुन सके। अगर हम साउंड को सुन नहीं सकेंगे तो फिर हम कहेंगे साउंड तो प्रोड्यूस ही नहीं हुई। ठीक है ना, जैसे एक वायलिन है, वायलिन सोर्स है, हवा जो है दरमियान में वो क्या है, वो हमारा मीडियम है, और रिसीवर क्या है, रिसीवर हमारे कान है जो कि डिटेक्ट कर लेते हैं साउंड को। ओके, अभी हम ये वाले तो बड़े ख़त्म भी हो गया भाई, ये जो शॉर्ट वाले क्वेश्चन से लॉन्ग वाले पे चले जाते हैं। आंसर ये अभी लंबे आंसर डिटेल वाले जो हैं इसको देख के घबरा नहीं जाना है, बड़े सिंपल से हैं। आपने सिर्फ एक दो दफ़ा पढ़ने, ये आपको याद रहेंगे, आई प्रॉमिस यू कि याद रहेंगे अगर आप इनको पढ़ेंगे एक दो दफ़ा। देखने में आपको ऐसे नज़र आ रहे होंगे लंबे लंबे से, मगर लंबे लंबे नहीं हैं, ये तो इतने सिंपल से हैं कि आप इनको थोड़ा सा सोच के लिखना शुरू करो तो लिख लिया करेंगे। डिफाइन एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन, गिव 3 एग्जांपल्स टू एक्सप्लेन एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन। ये बड़ा सिंपल सा, मैंने आपको पहले बताता हूँ कि एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन होती क्या है। एनर्जी कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। फॉर एग्जाम्पल, chemical energy of petrol changes into mechanical when the car moves। ठीक है, electrical to light when we connect a bulb to electricity। chemical energy of food
टू मैकेनिकल एनर्जी व्हेन वी ईट एंड गेट स्ट्रेंथ टू मूव। ये देखें, तीन चीज़ें मैंने बड़ी सिंपल सी बता दी हैं। दो तरीक़ों से तो हमें केमिकल एनर्जी मिलती है ना, कैसे, पेट्रोल वाली और हमारे खाने वाली। और फिर उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी का मैंने बल्ब ऑन करने की मिसाल दे दी है, पेट्रोल से कार चलती है। आपके देखें ये दी हुई है, ये ज़रूरी नहीं, ये जो मैं आपको डायग्राम दिखा रहा हूँ ये आपको बनानी ज़रूरी नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए है, आपकी बुक में दी हुई है। ये देखें, केमिकल यानी पेट्रोल से ये क्या होती है, मैकेनिकल बन जाती है। आप ये बनाते हैं जब केमिकल से, आपने देखें फूड है आपने की और आप भाग भूग रहे हैं, आप मज़े कर रहे हैं, तो ये मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। इस तरह से इलेक्ट्रिकल टू लाइट में, ठीक है, ये हमने इलेक्ट्रिकल को स्विच में लगाई और लाइट में आ गया हमारा, या इलेक्ट्रिकल को लगाई तो हीट में हमने इस्त्री गर्म कर ली। केमिकल से हमने मैकेनिकल जो खिलौना चला लिया, केमिकल कोयले से हमने हीट बना ली। हमने तीन सिर्फ मिसालें दे दी हैं, ठीक है जी। ये डायग्राम बनाना ज़रूरी नहीं है, ये काफ़ी है आपका एग्जाम्पल। अगर आप ये वाला आप दे लेंगे तो आई थिंक दिस विल बी गुड इनफ, अगर आप ये कर लेंगे, ठीक है। ये आपने एक दो दफ़ा पढ़ना है, अगर हो सके तो लिख लेना है, तो बहुत डेफिनेटली आपको ये बोले 100% आपका ये आंसर हो जाएगा। अब हम आते हैं जी, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। देखिए जी, बड़ा सिंपल सी बात है। रिन्यूएबल वो होते हैं कि जिनको बार बार हम इस्तेमाल कर सकते हैं, या हम सिंपल कह दें यार कि ये रिन्यूएबल वो वाले हैं कि जो हम इस्तेमाल कर देते हैं दोबारा फिर मिल जाते हैं। मिसाल के तौर पे लकड़ी जो है हमारी रिन्यूएबल है, मगर हम बहुत ज़्यादा अगर उसको काट देंगे तो फिर रिन्यूएबल नहीं रहेगी, ठीक है। अगर दरख्त उगते रहेंगे, हम थोड़े थोड़े उनको इस्तेमाल करते रहें, जैसे आप देहातों में देखें वो क्या करते हैं कि दरख्तों की जो सूखी शाखें होती हैं सिर्फ उनको तोड़ के उनको जला लेते हैं, बाकी सब्ज़ को नहीं जलाते। फिर जब लोग बेवकूफ़ाना करते हैं कि दरख्तों को पूरा पूरा काटना लग जाते हैं, तो फिर जो है ना लकड़ी जो है ना, इट डजेंट रिमेन अ रिन्यूएबल एनर्जी। मैं आपको पहले बताता हूँ कि रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल में फ़र्क क्या होता है। रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर रिसोर्सेज that are replenished naturally in the course of time. In contrast, non-renewable resources are those that are available to us in limited quantities, those that are renewed very slowly. और देखें, रिन्यूएबल तो वो होते हैं कि जो खुद ब खुद कुदरती तौर पे हमें दोबारा मिलते रहते हैं, जैसे लकड़ी की मैंने मिसाल दी आपको, ठीक है, हवा की, पानी की, ये मिलते रहते हैं, ठीक है, बारिश की सूरत में, बहुत सारी सूरतों में मिलते रहते हैं, ये रिन्यूएबल है। जो नॉन रिन्यूएबल है, जैसे कोई मेटल्स हैं ऐसी जो रेयर, जो हम उनको यूज़ कर दें तो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी। चलें अभी आपको मैं एग्जांपल्स देता हूँ ना, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। मैंने 5-5 एग्जांपल्स दिए, आप 3-3 भी याद रख लेंगे इनमें से, ये बहुत होगा, ठीक है। मैंने आपको छोटी छोटी 5-5 एग्जांपल्स दिए हैं। ये बताओ, रिन्यूएबल रिसोर्सेज की मैंने एग्जांपल दी है। 1 सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, और वाटर, और बायोफ्यूल्स, और एयर। सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, वाटर, बायोफ्यूल्स और एयर एनर्जी, ठीक है जी। ये तो रिन्यूएबल सोर्सेज हो गए, इनमें से कोई तीन भी अगर आप याद रख लेंगे तो ज़बरदस्त हो जाएगा। अब नॉन रिन्यूएबल कौन से हैं, ठीक है जी। कोल, ऑयल, गोल्ड, आयरन और सैंड। अच्छा, ये अगर हम बेवकूफ़ों की तरह कोल को इस्तेमाल करना शुरू करें तो कई कई मुल्कों में बाकायदा किसी ज़माने में बहुत ज़्यादा था, लोगों ने इस्तेमाल कर करके बेड़ा गर्क करके ख़त्म कर दी। जैसे हमारे मुल्क में गैस होती थी पहले, अब हमने इतनी ज़्यादा यूज़ कर दी कि वो ख़त्म ही हो गई है, ठीक है। ऑयल, इसी तरह ऑयल जिन मुल्कों में बहुत ज़्यादा होता है, वो लोग अगर बहुत ज़्यादा निकाले जाएंगे तो वो ऑयल के जो कुएँ हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। गोल्ड है, इसी तरह वो गोल्ड पूरी दुनिया में बड़ी थोड़ी मिकदार में है, इसीलिए उसकी कीमत भी ज़्यादा है, ठीक है। गोल्ड को अगर हम यूज़ करना शुरू कर दें मुख्तलिफ़ चीज़ों में तो ख़त्म हो जाएगा, रिन्यूएबल नहीं रहेगा। आयरन भी इसी तरह नॉन रिन्यूएबल है, सैंड भी इसी तरह नॉन रिन्यूएबल है। इनमें से तीन तीन अगर आप याद रख लें, और ऊपर ये डेफिनेशन कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर रिसोर्सेज दैट आर रिप्लेनिश्ड नेचुरली इन द कोर्स ऑफ टाइम, इन कंट्रास्ट नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज दैट आर अवेलेबल टू अस इन लिमिटेड क्वान्टिटीज़ और दोज दैट आर रिन्यूड वेरी स्लोली। यानी देखें ना, ऑयल या ये जो सारे फॉसिल फ्यूल्स हैं ना, फॉसिल फ्यूल, कोल और ऑयल वगैरह, ये तो मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं। अगर हम इनको एकदम से इस्तेमाल कर देंगे, जिनको बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगे, हमारी चंद साल की ज़िंदगी में हम जो है उसको तबाह कर दें, तो फिर जो है ना वो ख़त्म हो जाएंगे, रिसोर्सेज बड़े मुश्किल हो जाएंगे, हमें अवेलेबल नहीं रहेंगे। जबकि उसके मुकाबले में जो है सोलर एनर्जी, जो है सूरज तो रोज़ाना निकलता है और उसकी एनर्जी जो है ज़ाया तो नहीं हो सकती, हम उसको कन्वर्ट कर लें। विंड भी इसी तरह,
ठीक है। तो सो ये चीज़ें आपने ज़हन में रखनी है, तो इसको आपको बड़े इजीली आप ये कर लेंगे। ओके जी, नाउ हमने जो डिटेल में जवाब देने वाला तीसरा आंसर है, ये भी इतना मुश्किल आंसर नहीं है। अगर आप थोड़ा सा तवज्जो देंगे तो ये इंशाल्लाह ये भी आप इजीली कर लेंगे। ओके, आंसर इसका ये, आइडेंटिफाई डिफरेंट वेज ऑफ कंजर्विंग एनर्जी, टर्न ऑफ द लाइट्स, फैंस एंड एयर कंडीशनर्स व्हेन यू लीव योर रूम। ठीक है जी। वॉक और साइकिल व्हेन ट्रैवलिंग शॉर्ट डिस्टेंसेस, यूज़ द स्टेयर्स इंस्टेड ऑफ लिफ्ट्स व्हेन बी पॉसिबल। ठीक है। रिप्लेस रेगुलर बल्ब्स विद एनर्जी सेवर बल्ब्स, और यूज़ लेस वाटर वाइल शावरिंग। अवॉइड ओपनिंग द डोर ऑफ रेफ्रिजरेटर टू ऑफन। रिफ्यूज़, रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकल एंड रॉट। ये प्रैक्टिस दी 5 आवर्स। ठीक है। अच्छा, ये एक बुक में आपकी वैसे दी हुई है, मैंने सिर्फ आपको देखने के लिए, ताकि आप ये इसको 2-3 मिनट देखेंगे ना तो ये आपको याद हो जाएगी। ये डायग्राम है, सिर्फ आपको देख के आपको याद हो जाएगी। ये देखें, ये जिसमें लिखा हुआ है कि बिजली ऑफ करने वाला आपको याद रहेगा, पानी वाला याद रहेगा, इसको जो है ना आपने चेंज करने वाला, एनर्जी सेवर लगाने वाला, ये रेफ्रिजरेटर को बार बार ना ऊपर करने वाला, साइकिल वाला, पैदल चलने वाला, और ये 5 आवर्स वाला। इस तस्वीर को अगर याद रखेंगे तो ये आपको बड़ा ईजीली आपको आसान करना याद हो जाएगा। ठीक हो गया जी, आसानी से याद हो जाए करेगा ये सारा, आप जो है ना बड़ा ईजिली याद कर सकेंगे अगर आपने ये तस्वीर को जहन में रखा। ठीक है। अब आ जाते हैं, व्हाट इज़ एन इलेक्ट्रिकल सर्किट, व्हाट एन विद ए नीट लेबल डायग्राम डिस्क्राइब द कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट। ठीक है जी। सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? द कंप्लीट पाथ अलॉन्ग विच इलेक्ट्रिसिटी फ्लोज इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक सर्किट। द इलेक्ट्रिसिटी ट्रेवल्स अराउंड इन अ सर्कल within the circuit. There must be no breaks in the circuit or the electricity जब अगर इलेक्ट्रिसिटी में ब्रेक होगा तो कोई नहीं हो सकता। ठीक है। इसके कंपोनेंट्स 3 हैं, ये तस्वीर में भी मैंने दिखा दिए, ये आप वैसे बना भी सकते हैं। तो ये इसमें कंपोनेंट्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट्स आर पावर सोर्स लाइक अ बैटरी, ये देखें पावर सोर्स है। वायर्स फॉर द इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू द स्विच, ये वायर्स हैं जी। ठीक है। और ए बल्ब और ए मोटर। ठीक है, बल्ब और मोटर हो गया। ठीक है। अब ये 3 चीज़ें हैं बस टोटल, पावर सोर्स, वायर्स और बल्ब और मोटर, जो भी आपने यूज़ करनी है। ये बड़ा सिंपल सा है इलेक्ट्रिक सर्किट। ये इसकी वजह से जो है ना, आप अगर इजीली करना चाहिए, ये बना दें, सबसे अच्छी बात है, ये सबसे अच्छा इस तरह अगर बना दें, यही लिख दें, ये कंप्लीट आंसर है आपका। ठीक है, 100% आंसर है। ये भी एक है वैसे, मगर ये ज़रूरी नहीं कि आप ये बनाएं, ये बना लें, सबसे अच्छी बात है, आपकी बुक में भी यही दिया हुआ है। ठीक है। अब हम आते हैं, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन एन ओपन एंड ए क्लोज सर्किट। ओपन एंड अ क्लोज सर्किट। ओके, डिफरेंस बिटवीन ओपन एंड क्लोज सर्किट्स क्या होता है जी? क्लोज सर्किट्स में क्या होता है? सर्किट इज क्लोज व्हेन करंट फ्लोज थ्रू इट व्हेन द की इज इंसर्टेड और द सर्किट इज कंप्लीटेड। नंबर 2, करंट फ्लो, ये इसमें ये भी देख लेते हैं ना कि इसके साथ आके सर्किट इज सेट टू बी ओपन व्हेन नो करंट फ्लोज थ्रू योर सर्किट। ठीक है। ये देखें, ये ओपन है सर्किट और ये क्लोज्ड है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है और ये बल्ब ऑन है। इसमें ओपन में क्या है? करंट नहीं फ्लो कर रहा और बल्ब इज ऑफ। करंट फ्लोज इन इलेक्ट्रिक क्लोज सर्किट। ठीक है, इट इज फ्लोइंग ड्यू टू इनकम्प्लीट पाथ, नो करंट फ्लोज। ठीक है। दिस सर्किट ऑपरेट्स इन ए कॉन्स्टेंट ऑन स्टेट, सर्किट ऑपरेट्स इन ए ऑफ स्टेट। बस सिंपल 3 इसके जवाब, 3 इसके डिफरेंसेस हैं। सर्किट इज क्लोज सर्किट वन करंट फ्लोज, इट इज सेट टू बी ओपन व्हेन नो करंट फ्लोज। ठीक है जी। करंट फ्लोज इन इलेक्ट्रिक क्लोज सर्किट ड्यू टू इनकम्प्लीट पाथ, नो करंट फ्लोज। ठीक है जी। करंट सर्किट ऑपरेट्स इन ए कॉन्स्टेंट ऑन स्टेट एंड सर्किट ऑपरेट्स इन ए ऑफ स्टेट। डन जी, हमारे ये सारे हो गए हैं। आपने अभी तसल्ली से इसको अगर कोशिश करें, लिख लें अगर, तो बहुत ही अच्छी बात होगी। अदरवाइज़ इस वीडियो को आपने अगर अच्छी तरह से देखा है तो इंशाल्लाह आपको काफ़ी हद तक तो ये समझ आएगी होगी। अल्लाह ताला आप लोगों का हामी नासिर हो। आप लोग अपने इसको तैयारी करें, इसको पढ़ें। ज़रूरी नहीं है कि एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ें, अदरवाइज़ भी ये नॉलेज वाली चीज़ें हैं, ये आपको बड़ा फ़ायदा देंगी ज़िंदगी में। अल्लाह करे कि आप लोगों के एग्ज़ाम्स भी अच्छे हों। आई विश यू गुड लक एंड आई होप आप लोगों ने ऑलरेडी सब्सक्राइब तो किया हुआ ही होगा। हमें लाइक करेंगे तो मैं बड़ा खुश होऊंगा कि आपको पसंद आया हमारा जो, और अगर गलती हो तो बताइएगा ताकि मैं खुद अपनी गलती भी ठीक कर लूँ। अगर किसी को समझ आए या कोई मशवरा लेना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं। अगर पसंद आता है तो लाइक करें, और अपने किसी दोस्त वगैरह अगर बेचारे अभी पेपर्स के बड़ा कम टाइम रह गया, अगर उनके पास तैयारी नहीं है तो उनको बताएं कि भाई अगर उनको कोई मसला है तो आके हमारे ज्वाइन कर लें हमें इसमें। अल्लाह हाफ़िज़।